हेलो एंड वेलकम टू नोबल ग्रे क्लासेस। दोस्तों क्लास 10th हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, सोशल साइंस हमने स्टार्ट किया था और उसका आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्स्थ लेक्चर, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप। ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इसके ऑलरेडी 5 लेक्चर देखे। पहले लेक्चर में हमने ये देखा कि पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सॉर्यू। फ्रेडरिक सॉर्यू एक इमेजिन करता है, एक यूटोपियन उसका विजन होता है जिसमें वो सोशल डेमोक्रेट रिपब्लिक्स इमेजिन करता है और एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की पेंटिंग बनाता है। वो सब चीजें हमने देखी। देन उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके से, थोड़ा मैं आपको लिख के बता देता हूं। फिर हमने देखा कि 1789 में किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद में फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म फ्रांस में आपको देखने को मिलती है। ठीक है जी, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। देन एक टॉपिक हमने देखा कि फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जब बढ़ रही थी ड्यू टू सर्टेन रीजन, कुछ प्रॉब्लम भी आ गए और प्रॉब्लम आने के बाद में किस तरीके से नेपोलियन जो था, ठीक है, नेपोलियन जो था वो पावर को कंट्रोल करता है और वो देता है नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 या सिविल कोड ऑफ 1804। ये भी हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में एक लेक्चर हमने और देख लिया था जिसमें हमने देख लिया था अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, और मिडिल क्लास, इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, एक चौथा लेक्चर और देखा हमने जिसमें हमने देख लिया था कि लिबरलिज्म, ठीक है, व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, ये लिबरलिज्म क्या था और किस लिबरलिज्म की बात चल रही थी, ये हमने देखा। ठीक है, अब पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि जब लिबरलिज्म की बात चल रही थी और यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलिज्म की बात चल रही थी, ज्यादातर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबरलिज्म। दोस्तों आप सभी को ये बात पता है, आप सभी को ये बात पता है कि नेपोलियन जो है 1804 से लेके आप समझना 1815 तक वो एम्परर रहता है फ्रांस का। एम्परर रहता है किसका? फ्रांस का। और लगभग वो पूरा का पूरा यूरोप जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। पूरा का पूरा यूरोप अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब जब नेपोलियन सारा का सारा यूरोप अपने कंट्रोल में ले लेता है तो आप देखेंगे उधर से जर्मनी भी इससे परेशान होता है। मतलब परेशान कौन होते हैं? वहां के किंग्स, वहां के किंग्स। तो जर्मनी भी परेशान है, ऑस्ट्रिया भी परेशान है, आप देखेंगे इधर इटली भी परेशान है, उधर से रशिया भी परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ के लोगों के बीच में आ रही थी और इन राजाओं को डर लग रहा था क्योंकि नेपोलियन ने सारा कब्जा जमा लिया था। अब ये सब लोग आपस में मिलते हैं और एक मीटिंग करते हैं और बोलते हैं किस तरीके से नेपोलियन को हराया जा सके और हमारी जो सल्तनत है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे पास वापस आ जाए, दोबारा से हम राजा बन जाए अपनी अपनी स्टेट का। तो आप देखेंगे तब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू, थोड़ा याद कर लेना, आपकी किताब में नहीं है, बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, तो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हरा दिया जाता है। सर कौन हराता है? सारा का सारा यूरोप मिलके, उनके पूरे के पूरे राजा लोग मिलके नेपोलियन को हरा देते हैं और नेपोलियन को जब हराते हैं दोबारा से राजा की गवर्नमेंट वहां पे स्टैब्लिश होती है तो उसको हम बोलते हैं अ न्यू कंजर्वेटिव कंजर्वेटिज्म में ये थोड़ा स्पेलिंग बोलने में भी मुश्किल है। अच्छा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यू कंजर्वेटिव रजीम, न्यू कंजर्वेटिव रजीम। तो अब हम देखेंगे अच्छे से कि न्यू कंजर्वेटिव रजीम क्या है, समझ गए? चलो जी, और इसी के बीच में आप एक टॉपिक छोटा सा और पढ़ोगे, ट्रीटी ऑफ वीना, ट्रीटी ऑफ वीना। चलिए लेक्चर करते हैं हम अपना स्टार्ट। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लास्ट तक देखें, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पीडीएफ वीडियो इसका सब मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखें, आपको सब चीजें हो जाएगी। ठीक है, चलो जी। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। सर 1850 के बाद में जो न्यू कंजर्वेटिव अप्रोच आई, सर वो क्या थी? अभी हम देखेंगे कंजर्वेटिव क्या है। 1850 को आपको यह पता है कि नेपोलियन को हरा दिया जाता है। नेपोलियन क्या हो जाता है? नेपोलियन जो है, नेपोलियन को हरा दिया जाता है, समझ गए? और नेपोलियन ने जो जो चेंजेस किए होते हैं उसको दोबारा से बदलने की कोशिश की जाती है यूरोप में। ठीक है, अब ध्यान से समझते जाना मेरे भाई। चलो जी, देखो वही बात लिखी है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा रहा था। बोलता है फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन
इन द बैटल ऑफ वाटरलू, जो मैंने आपको बता दिया 1815, 1815 की जो बैटल हुई जिसमें नेपोलियन हारता है, बोलते हैं यूरोपियन गवर्नमेंट्स, वो कौन थे ये यूरोपियन गवर्नमेंट्स कौन थे, वहां के राजा लोग जितने भी थे वही थे, ठीक है, वर ड्रिवन बाय ए स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। बोल रहा अब उनके बीच में एक स्पिरिट दौड़ रही थी, ठीक है, एक लहर दौड़ रही थी, और वो लहर थी किसकी, कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, सर ये कंजर्वेटिज्म क्या है, देखो कंजर्वेटिव आपने बंदा सुना होगा, कभी कभी बोलते हैं जी मेरी फैमिली बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली है। कंजर्वेटिव का मतलब है पुराने ख्यालात। कंजर्वेटिव बंदा वो बंदा होता है जिसको ये लगता है कि समाज में चेंज नहीं आने चाहिए, या फिर चेंज आने चाहिए तो बड़े स्लो स्लो आने चाहिए। उसको लगता है सरकार जैसी हमारी सोसाइटी है ना, ठीक है, सोसाइटी जैसी है ये वैसी ही रहे, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस ना आए, अगर चेंजेस आए तो बड़े छोटे छोटे चेंजेस आए। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल देखो दो है, कंजर्वेटिव, ठीक है, और दूसरा है मॉडर्न, या इनको आप लिबरल भी बोल सकते हो, ठीक है। ये लोग बोलते हैं कि समाज में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए, समाज में क्या आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। यूजुअल आज की अगर हम बात करें, देखो दो ख्यालात के बंदे हो सकते हैं। एक ख्यालात का बंदा ये है कि हाँ भाई लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, क्योंकि वो बंदा पुराने ख्यालात का, समझ रहे मेरी बात। दूसरा बंदा होता है मॉडर्न, मॉडर्न उसकी सोच मॉडर्न होती है, वो समाज में चेंज लाना चाहता है, वो सोचता है चेंज आना चाहिए। यानी कि लड़कियां जो है वो जिस भी तरीके के कपड़े पहनना, अपने कपड़े पहनना चाहते हैं डाल सकते हैं, बच्चों को माँ बाप आजकल मारते नहीं, तो ये आप लोगों को जैसे मार वार नहीं पड़ती होगी, हमें बहुत मार पड़ती थी, तो मान लो वो चाहते, उनको लगता है समाज ऐसा ही ठीक है और ऐसा ही रहना चाहिए। तो कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि सोसाइटी में कुछ ज्यादा चेंज ना आए, और जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेडिशनल पुराने जो रीति रिवाज हैं, ख्यालात हैं, एज इट इज रहे, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव पीपल या फिर कंजर्वेटिज्म। देखो बोले कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड, इन्होंने क्या बिलीव किया, क्या इनको लगता था, ये क्या चाहते थे, दैट established traditional institutions of state and society, हमारे समाज में, हमारी स्टेट में जो सदियों से चलते आ रहे रीति रिवाज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मोनार्की, मोनार्की मतलब राजा की गवर्नमेंट, दूसरा चर्च, यानी कि चर्च का जो रोल है, धर्म का जो रोल था वहां पे, समझ गए, वो भी वैसे ही होना चाहिए। तीसरा सोशल हायरार्की, सोशल हायरार्की का मतलब ये होता है, जैसे हमारे यहाँ पे ये होता है, देखो कास्टेज होती है ना, हमारे यहाँ कास्टेज होते हैं, जैसे लिख लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, और शूद्र। इंडियन सोसाइटी ये चार कास्ट, तो ये क्या है, सोशल हायरार्की है। वैसे यूरोप में क्या है, वहां पे क्लासेस, क्लास बेस्ड हायरार्की सारी, ठीक है जी, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो इनको लगता है कि जैसे ये सोशल ऑर्डर है ये ऐसा ही रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव लोग इसलिए ये सारे सोचते हैं क्योंकि इसमें उनका नुकसान है। राजा लोग जो हैं वो ये थोड़ी चाहेंगे कि मेरी गवर्नमेंट चल ले, नेपोलियन छीन ले मेरी ताकत सारी की सारी, नहीं, उनको परेशान, वो चाहते हैं कि नहीं भाई हमारी जो गवर्नमेंट है एज इट इज, जैसा हमारा दबदबा था वैसा ही रहना चाहिए। तो कंजर्वेटिव जो लोग होते हैं कि समाज में चेंज बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, समझ गए। चलो जी, चलो तो सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली, जो फैमिली का सिस्टम है पूरा, बोला दे ऑल शुड बी प्रिजर्व्ड। कंजर्वेटिव ये बोलते हैं कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी प्रिजर्व, उनको बचाया जाना चाहिए, जैसा अभी तक चलता आ रहा है वैसा ही आगे भी चले, समझिए। चलो जी, इसके बाद बोला बट इनमें से, इन कंजर्वेटिव लोगों में से कुछ कंजर्वेटिव्स, ठीक है जी, ऐसे भी थे, और रादर मेजॉरिटी ऑफ द कंजर्वेटिव ऐसे थे, हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। बोल रहे हैं वैसे तो कंजर्वेटिव्स ये चाहते थे, लेकिन इन कंजर्वेटिव में से ज्यादातर कंजर्वेटिव्स ये चाहते थे कि जो हमारी सोसाइटी है ये दोबारा से प्री रेवोल्यूशनरी डेज में ना चली जाए। रेवोल्यूशन कब हुआ, 1789 में। बोल रहा है 1789 से पहले जिस हिसाब की गवर्नमेंट वगैरह चलती थी वैसा नहीं होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशन होने के बाद में कुछ ऐसा हो गया था, इनको लग रहा था ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, इसलिए ये नहीं चाहते थे। पहले तो बोला कि कंजर्वेटिव जो है वो चाहते थे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन प्रिजर्व होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि एज एग्जैक्टली जैसे पहला था वैसा ही हो जाए, नहीं चाहते थे। क्यों? देखो, रादर दे रियलाइज, उन्होंने ये रियलाइज किया दैट द चेंजेस इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन, के जो नेपोलियन ने चेंजेस किए, जो इनिशिएट किए उसने चेंजेस, कुड इन फैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। ठीक है, इनको यह लग रहा था कि नेपोलियन ने जो काम किए हैं इससे मोनार्की, राजा की गवर्नमेंट, जो नई गवर्नमेंट्स होंगी वो और ज्यादा पावरफुल होंगी। किस तरीके से? क्योंकि आप देखेंगे, क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है वो कर दिए थे। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, जब आप नेपोलियन की बात करोगे, ठीक है, तो नेपोलियन ने बड़े सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो है वो लाए थे। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे नेपोलियन ने आप कह सकते हैं कि फ्यूडलिज्म, ये मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया, फ्यूडलिज्म एबॉलिश कर दिया था। ठीक, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है इसको सिक्योर कर दिया था। इसने कहीं ना कहीं इक्वालिटी भी एस्टेब्लिश कर दी थी। मेरी बात समझ रहे हो? जिस वजह से लोगों में, आपको पता है, कुछ थोड़ा सा आपको नेशनलिज्म की फीलिंग भी देखने को मिल रही थी। समझ गए? अब ये मोनार्की को ये लग रहा है कि अगर हम दोबारा से ये सब चीजें कर देंगे तो लोगों को क्या आएगा? गुस्सा आ जाएगा और लोग दोबारा से विद्रोह ना कर देंगे। तो वो चाहते तो थे कि मोनार्की एज इट इज हो, सोशल ऑर्डर एज इट इज हो, जैसा चलता आ रहा है वैसा चले, लेकिन एज सच प्री रेवोल्यूशनरी डेज में हम ना चले, क्योंकि लोग फिर से विद्रोह कर देंगे, लोग फिर से हमारी गवर्नमेंट को चैलेंज कर देंगे, इसलिए ये नहीं चाह रहे थे। ये देखो इधर, ठीक है, बोल रहा है इन फैक्ट ये क्या करेंगे, और ज्यादा उसको ताकतवर करेंगे, मजबूत करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। किनको? ठीक है, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को। चलो जी, बोलते हैं इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग, और ये स्टेट पावर को और ज्यादा बेटर बनाएगा, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। चलो जी, जैसे कि अब क्या क्या चीजें थी ये देखो, वो लिखा है, बोल रहे एक मॉडर्न आर्मी। दोस्त, अब मॉडर्न आर्मी, नेपोलियन के टाइम पे आर्मी बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर दी थी उसने फ्रांस की। ठीक है, ठीक, तो बोल रहा है मॉडर्न आर्मी। अब ये मॉडर्न आर्मी किसकी हेल्पफुल होगी? जब राजा की गवर्नमेंट आएगी। नेपोलियन को तो अभी मार दिया इन्होंने 1915 में। ठीक है, नेपोलियन तो खत्म हो गया 1815 में। अब राजा जो जिनसे उसने छीना था उनको दोबारा से राजाओं को अपनी अपनी गद्दी मिलेगी, तो इनके साथ में इनको एक मॉडर्न आर्मी भी मिलेगी कि नहीं? तो मॉडर्न आर्मी से रूल बढ़िया हो जाएगा। और एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ऑफिसर्स। ठीक है, नेपोलियन ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में बड़े ठीक ठाक तगड़े तगड़े ऑफिसर जो हैं वो रखे थे, तो इनको वो भी मिलने थे। बोल रहा एक डायनेमिक इकोनॉमी। आप सभी को पता है कि नेपोलियन के टाइम पे इकोनॉमी में भी बड़े सारे रिफॉर्म्स लाए थे उसने। करेंसीज को खत्म करके 2 करेंसीज पे ले आया था। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स बहुत ज्यादा खत्म करवा दिए थे, वो भी आपको पता है। द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्वडम, स्लेवरी भी खत्म कर दिया था। ठीक है, और फ्यूडलिज्म भी खत्म कर दिया था। पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है, आप जरूर देखिएगा उसको। बोल रहा है ये सब चीजें क्या कर सकती थी? कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ द यूरोप। तो ये मोनार्किस के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ही थी ये चेंजेस। तो अगर वो दोबारा से पीछे चले जाए, अगर कंजर्वेटिव्स की बात मान के बोल रहा दोबारा प्री रेवोल्यूशनरी डेज में चले जाएंगे, तो ये चीजें भी नहीं होंगी। फिर अगर ये चीजें नहीं होंगी तो रूल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये बोलता है, देखो इधर, ठीक है, वरना कंजर्वेटिव्स ये बिलीव करते थे कि दे शुड बी प्रिजर्व, बट मोस्ट कंजर्वेटिव्स डिड नॉट वांट रिटर्न। वो ये नहीं चाहते थे कि हम प्री रेवोल्यूशनरी डेज में चले जाएं, प्री रेवोल्यूशनरी डेज में चले जाएं। क्यों? उन्होंने ये रियलाइज किया कि वो चेंजेस जो नेपोलियन ने किए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेस्ट ही हैं, क्योंकि एफिशिएंट आर्मी है, एक इफेक्टिव ब्यूरोक्रेसी है, फ्यूडलिज्म खत्म कर दिया है, समझ गए, और एक डायनेमिक इकोनॉमी है। डायनेमिक इकोनॉमी मतलब एकदम बढ़िया वाइब्रेंट इकोनॉमी, जहां पे बिजनेस ट्रेड बड़ा स्मूथ हो रहा है, चल रहा है। चलो जी, अब तो ये तो मैंने आपको अभी तक किस्सा बताया कंजर्वेटिव्स का, ठीक है, कि कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे और क्या नहीं चाहते थे। ठीक है, अब दोबारा से आ जाए आप 1815 में। दोस्तों
इस अभी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रीटी ऑफ वीना। ट्रीटी ऑफ वीना। सर वीना क्या है? वीना एक जगह है, ठीक है। वीना एक प्लेस है, कहां पे है? ऑस्ट्रिया में। कहां पे है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है। नाउ अब समझो, 1815 में नेपोलियन को जब इन्होंने हरा दिया, नेपोलियन तो हार गया, अब इन्होंने ये बोला कि जो नेपोलियन ने काम किए हैं, जो इलाके, जो टेरिटरीज नेपोलियन ने जीते हैं, उसको हम किस तरीके से बांटेंगे, किस तरीके से उसको क्या करेंगे? बांटेंगे, सेपरेट करेंगे। और इस तरीके से हम उसको बांटेंगे कि ऐसा दोबारा से कभी ना हो, ऐसा रेवोल्यूशन भी कभी ना हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी दोबारा कभी ना हो, समझ गए? और ताकि राजाओं की गवर्नमेंट को कोई चैलेंज ना कर सके। तो मेनली ट्रीटी ऑफ वीना इन्होंने की। सर ट्रीटी ऑफ वीना मतलब क्या? इन्होंने सारे यूरोप की मोनार्कीज बुलाई, सारे यूरोप के बड़े बड़े गवर्नमेंट जो राजा थे सबको बुलाए। कहां पे मिले? वीना एक जगह है, वहां पे मिले। और वहां पे इन्होंने बैठ के कुछ कुछ बातों पे म्यूचुअल अग्रीमेंट किया, कुछ बातें इन्होंने एक दूसरे की मान ली, और उसी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वीना। समझ गए? तो अब हम देखेंगे ट्रीटी ऑफ वीना में क्या क्या इन्होंने काम किए। मेन जो काम किए वो, इसका पर्पस यही था कि नेपोलियन ने जो काम किए ना, नेपोलियन ने जो काम किए उसको अंडू कर देते हैं। अंडू का मतलब जो उसने काम किया उसको दोबारा से उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे पहले था वैसे ही करेंगे उसको। नाउ देखो जी, ट्रीटी ऑफ वीना 1815। तुम्हारी किताब में ऐसे हेडिंग्स नहीं है, मैंने इसको बना दिया है। चलो, बोले 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स, ठीक है, जिसमें यूरोपियन पावर्स के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि वहां की गवर्नमेंट एक एक बंदा चुन के भेज रही थी यहाँ पे सबको, ठीक है। चलो जी, जैसे कि ब्रिटेन का एक रिप्रेजेंटेटिव आया, रशिया भी आया, प्रशिया भी आया। प्रशिया जर्मनी की एक स्टेट है, 39 स्टेट्स थी ना छोटी छोटी जर्मनी में, उसकी सबसे बड़ी स्टेट है प्रशिया। देन ऑस्ट्रिया भी आया, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं? 1 2 3 4, ठीक है। कहीं ना कहीं बोल लो आप, 4 कंट्रीज यहां पे बैठती हैं। हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन मेट एट वीना। वीना कहां पे है? ऑस्ट्रिया में। बोल रहा इन 4 पावर्स ने इकट्ठा होके नेपोलियन को हराया था, और अब इनके रिप्रेजेंटेटिव, इनके भेजे हुए बंदे ऑस्ट्रिया में वीना नामक जगह में क्या करते हैं? बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, और मीटिंग इनकी होती है। अब मीटिंग में किस लिए बैठते हैं? टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप, कि यूरोप का अब क्या किया जाए। पहले तो मेजॉरिटी ऑफ द यूरोप नेपोलियन ने अपने कब्जे में लिया हुआ था, अब क्या करेंगे यूरोप का? अब तो ये हार गया, देख लेते हैं भाई क्या करेंगे। बोला द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर, मतलब मिनिस्टर ड्यूक मेटरनिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वन वर्ड में भी आएगा, ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक एक पोस्ट का नाम है, समझ गए? एक बड़ी चीफ मिनिस्टर समझ ले, जैसे ड्यूक उसको बोलते हैं, और मेटरनिक इसका क्या है? नाम है। तो किसने, जो वीना में जो मीटिंग हुई उसको होस्ट किसने किया, उसका लीड किसने किया, उसको प्रिजाइड किसने किया, ठीक है, उसका चेयरमैन कौन था? वो था ड्यूक मेटरनिक, याद रखना। तो ड्यूक मेटरनिक क्या है? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वीना, वीना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखो, टू अंडू, अंडू का मतलब जो काम किया है उसको रिवर्स कर देना, उसको उल्टा कर देना, समझ गए? चलो जी, most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. नेपोलियन के टाइम पे जब डिफरेंट वॉर्स भी चल रही थी, उस टाइम पे जो जो उसने चेंजेस लाए थे उन सबको अंडू करना मेन पर्पस है। तो आपको वन वर्ड में भी पूछ लेगा, ठीक है, शॉर्ट आंसर में भी पूछ लेगा, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड ट्रीटी ऑफ वीना। ट्रीटी ऑफ वीना के, ठीक है जी, पीछे क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए? चलो, तो आपको पता लग गया कि नेपोलियन ने जो जो काम किए थे उसको हमने क्या करना था? अंडू करना था। नाउ सर क्या क्या चेंजेस इन्होंने लाए? अगेन ये भी आपके किताब में नहीं दिया है, तो मैंने ऊपर पॉइंट बना के आपके लिए लिख दिया। यही आपके क्वेश्चंस है। आपको बोलेंगे व्हाट वर द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इन ट्रीटी ऑफ वीना, ठीक है जी, या फिर बोलेगा आपको बताओ जी,
व्हाट वर द फीचर्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वीना? ट्रीटी ऑफ वीना के क्या फीचर्स थे, क्या बदलाव उन्होंने लाए, क्या चेंजेस ट्रीटी ऑफ वीना में ले आए? पहले तो आप ट्रीटी ऑफ वीना के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे कि भाई रिप्रेजेंटेटिव 1815 में मिले जब उन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया, और ये चेंजेस इन्होंने किए। तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस, तीन ही 5-6 इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सर पहला, वर द बर्बन डायनेस्टी जो फ्रांस में रूल किया करती थी, विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, was restored to power। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1789 में फ्रांस में जब रेवोल्यूशन होता है, और फ्रांस में आपको पता है जो राजा है उसका नाम है लुई 16, ठीक है, लुई 16। तो लुई 16 किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था, किस फैमिली को बिलोंग करता था? वो दोस्तों आपका था बर्बन डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? बर्बन डायनेस्टी। तो बोरा जी उसको डिपोज कर दिया था, राजा को, राजा जो था वहां का उसको हटा दिया था इस डायनेस्टी को। इनको दोबारा से फ्रांस का राजा किसको बना दिया गया? बर्बन डायनेस्टी के एक बंदे को बना दिया गया। समझ गए? वही लिखा है, द बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड टू पावर। कहां पे? फ्रांस में। पहला पॉइंट। दूसरा, ऑल द टेरिटरीज व्हिच नेपोलियन हैड एनेक्स्ड वर स्नैच्ड बैक फ्रॉम फ्रांस। बोलता है नेपोलियन ने जो जो इलाके जीते थे और फ्रांस में मिला लिए थे, वो फ्रांस से दोबारा छीन लिए गए वापस। ठीक है, वो फ्रांस से क्या करते, क्योंकि फ्रांस को कम पावरफुल बनाना था, दोबारा से क्या कर लिए? छीन लिए फ्रांस से जो उसने इलाके कब्जाए थे या जिस पे कंट्रोल स्टैब्लिश किया था। 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर क्रिएटेड। सीरीज ऑफ स्टेट्स वर क्रिएटेड का मतलब यह है कि नई स्टेट्स बनाई गई। क्या किया गया? न्यू स्टेट्स को फॉर्म किया गया। जो जो इलाके इसने जीते हुए थे ना, उन इलाकों को छीन लिया, उसको छोटा 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 तोड़ तोड़ के नई स्टेट्स बनाई। कहां पे? ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, ताकि फ्रांस को कमजोर कर दिया जाए। फ्रांस की बाउंड्रीज जो थी ना, फ्रांस की बाउंड्रीज देखो समझा दो। मान लो जी ये है जी आपका फ्रांस, ठीक है जी। तो फ्रांस की बाउंड्रीज पे इस तरीके से छोटे छोटी स्टेट्स बना देंगी, छोटी छोटी स्टेट बना देंगी, ठीक है, ताकि ये कंट्री, बाकी कंट्रियां इधर होंगी और ये फ्रांस है और बीच में ये कंट्रीज आ जाएंगी, ठीक है, ताकि फ्रांस जब भी यहां से एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, कहीं और आक्रमण करने की कोशिश करेगा, तो ये बीच में स्टेट्स इसको मिल जाएंगी और रोक लेंगी। ठीक है, फ्रांस दोबारा से कभी ऐसी कोई ऐसा बंदा ना आ जाए जो एक्सपेंशन करना स्टार्ट करे, जो कब्जा करना स्टार्ट करे यूरोप की कंट्रीज में, जैसे नेपोलियन ने किया है। वही लिखा है, फ्रेंच एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए कर दिया। एज ए रिजल्ट फिर क्या हुआ? द किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझता जाना, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ। एंड दूसरा पॉइंट, Genoa was added to Piedmont in the south। पहला पहला बोरा, जब ये सीरीज ऑफ स्टेट्स बनाई जा रही थी, काटपीट चल रही थी, नीदरलैंड वॉज फॉर्म्ड। ठीक है जी सर, नीदरलैंड को बनाया गया। नीदरलैंड आपकी कंट्री है, आज भी ये कंट्री है नीदरलैंड। सर नीदरलैंड को बनाया गया नॉर्थ में, बोल रहे हैं नीदरलैंड को बनाया गया नॉर्थ में। सर नीदरलैंड को बनाया गया, इसका मतलब इससे पहले नहीं था? नहीं था, नहीं था भाई, ये फ्रांस के कब्जे में था। नीदरलैंड जो इलाका है, बोल रहा है उस वक्त में, बोल रहा है इसके नीदरलैंड का ही पार्ट बेल्जियम भी था। जब बनाया ना इसको, जब इसको बनाया तो बेल्जियम भी इसी के अंदर था। आज बेल्जियम अलग कंट्री है, आज बेल्जियम एक अलग कंट्री है, ठीक है। तब बोल रहा है नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज फॉर्म्ड। पहला पॉइंट। दूसरा बोलता है एक इलाका था जिनोवा, ठीक है, इटली में है। बोल रहा जिनोवा वॉज एडिड, जिनोवा को ऐड कर दिया गया एक दूसरी स्टेट में, उसका नाम है पिडमोंट। ठीक है जी, पिडमोंट में ऐड कर दिया गया। ये 2 पॉइंट में दिखा रहा हूं आपको, इजी। चलो जी, पहला बोला सीरीज ऑफ स्टेट्स वर क्रिएटेड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट कर रहा फ्यूचर। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट देखो इधर क्या बोलता है, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा बोलता है जिनोवा वॉज एडेड टू पिडमोंट इन साउथ। पिडमोंट भी इटली में है, अभी दिखा दूंगा, डोंट वरी, समझ गए। अगला बोलता है प्रशिया was given important new territories on its western boundaries।
पूरा प्रशिया जो स्टेट थी, जर्मनी में बताया मैंने एक स्टेट कौन सी थी, प्रशिया, पावरफुल स्टेट थी, इसको कुछ नई टेरिटरीज दी गई और टेरिटरीज इसमें जोड़ दी गई। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, नॉर्थ इटली जो था, इटली देश का नॉर्दर्न जो हिस्सा था वो किसके पास चला गया, ऑस्ट्रिया के पास चला गया। ठीक है, वो किसके पास चला गया, ऑस्ट्रिया के पास चला गया, यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न इटली जो है किसके पास चला गया, ऑस्ट्रिया के पास चला गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, प्रशिया जो स्टेट थी, प्रशिया, प्रशिया को न्यू टेरिटरीज दी गई। ठीक है, चलो भाई अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देख लो फिर समझाता हूं। पांचवा बोलता है द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जो जर्मनी में 39 स्टेट्स थी, दे वर लेफ्ट अनटच्ड, उनको कुछ नहीं किया गया, उनको कुछ नहीं किया गया। ठीक है, पहले बोल दिया, देखो सिंपल सी बात बोला, फ्रांस जो है, फ्रांस की बाउंड्रीज को छोटा 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 तोड़ा गया, ये सीरीज ऑफ न्यू स्टेट्स को क्रिएट किया गया, जिसके चलते किंगडम ऑफ नीदरलैंड बन गया, जिनोवा को पिडमाउंट में ऐड कर दिया, इटली का जो नॉर्दर्न हिस्सा था वो ऑस्ट्रिया को दे दिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया को दे दिया। इसी के बाद में प्रशिया को कुछ नई टेरिटरीज भी मिल गई, जर्मनी को कुछ नहीं किया गया, जर्मनी में कोई चेंजेस नहीं लाई गई। ठीक है, जर्मनी भी इसी के पास था, याद रख लेना। ठीक है, चलो जी, और बोलता है इन द ईस्ट, ईस्ट मतलब ईस्टर्न यूरोप, रशिया की तरफ, रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया को कौन सी एरिया मिलता है, पोलैंड, पोलैंड भी एक मुल्क है, तो बोला पोलैंड का एक पार्ट जो है वो रशिया में जोड़ दिया जाता है। वाइल प्रशिया वॉज गिवन पोर्शन ऑफ सेक्सनी, यानी कि ईस्टर्न जर्मनी का एक पार्ट था, सेक्सनी बोलते हैं, तो सेक्सनी जो है वो किसको दे दिया गया, प्रशिया स्टेट को दे दिया गया। इसको एक दो बार आप इजीली, जैसे मैंने आपको बताया, एक दो बार इसको आप पढ़ोगे तो ये आपको जरूर याद हो जाएगा। बट डोंट वरी, जब मैं इसके आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा उसमें भी मैं आपको ये कराऊंगा, उसमें आपको और इसकी पकड़ हो जाएगी। अब यहां तक आपने 6 पॉइंट्स पढ़े, अगर इसमें से 3-4 पॉइंट्स भी आप याद कर लेते हैं एज ऑफ नाउ तो आपके लिए बढ़िया है। चलो, इन सब चीजों को करने का मेन काम क्या था, बोरा जी, द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन। ठीक है, टू क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, समझ रहे, न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, समझ गए। अब ये बोलता है इसका मेन काम क्या था, मोनार्कीज जो ओवरथ्रू कर दी थी, जो खत्म कर दी थी, जिनका तख्ता पलट कर दिया था नेपोलियन ने, उनको दोबारा से एस्टेब्लिश किया जा सके, समझ गए। चलिए अब मैं आपको मैप दिखाता हूं, अब ये देख लो मैप। ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे आप इस मैप को। देखो जी, ये है आपका जर्मनी, ठीक है, ये है आपका पोलैंड, ठीक है, और उसके बाद ये है आपका रशिया, अभी तो यूक्रेन है, मान लो पहले ये पूरा रशिया। ठीक, तो पोलैंड का बोल रहा है कुछ हिस्सा रशिया को दिया गया, चलो ये पॉइंट जोड़ दिए, पोलैंड का कुछ हिस्सा रशिया को दिया गया था। ठीक है, पार्ट ऑफ पोलैंड वाज गिवन टू रशिया, समझ गए। चलो ठीक है, ये है आपका इटली देश, ये है इटली मुल्क। ठीक है, इटली, इटली का बोल रहा है जो नॉर्दर्न हिस्सा है, नॉर्दर्न हिस्सा है, ये किसको दिया गया, ऑस्ट्रिया को। ये कंट्रियां यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ में बाउंड्री लग रही है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। ये फ्रांस अगर आप देखेंगे, ये है आपका फ्रांस, ठीक है, ये है आपका फ्रांस। ठीक है, ये फ्रांस के ऊपर है नीदरलैंड्स। ठीक है, ये आ गया जी नीदरलैंड। ठीक है, तो बोल रहा है फ्रांस को तोड़ के बाउंड्रीज पे नीदरलैंड बनाया गया, और नीदरलैंड में बेल्जियम भी था। आज नीदरलैंड अलग है, बेल्जियम अलग है। ये ऊपर आपको एक कलर का दिख रहा है, ये रेड रेड कलर दिख रहा है, और नीचे के पर्पल कलर दिख रहा है, ये आपका नीदरलैंड है, ये आपका बेल्जियम है, समझ गए। चलो, तो ये सारे के सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। चलो, इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। चलो जी, फीचर्स ऑफ न्यू कंजर्वेटिव रिजीम, फीचर्स ऑफ न्यू कंजर्वेटिव रिजीम, आप समझो ये बात क्या है। अब हो रहा है 1815 में, 1815 में भाई मोनार्कीज आ गई दोबारा से, सर आ गई,
नेपोलियन को हरा दिया सर, नई स्टेट्स बन गई सर, राजा वहां पे बैठ गए। अब ये जो लोग थे, जब राजाओं की पावर दोबारा से एस्टैब्लिश हो गई और ये इनके पास पावर आई, तो बड़ा ये जो नया कंजर्वेटिविज्म जो था, ये कैसा था भाई? ये ऐसा था, कोई भी अगर इनके खिलाफ बात करता था, ये चाहते ही नहीं थे दोबारा कोई रिवोल्ट हो जाए। अगर किसी ने कोई बात की तो ये उसको क्रश कर देते थे, तबाह कर देते, उठा के जेल में डाल देते या मरवा देते थे। यानी कि इनका रूल जो है वो ऑटोक्रेटिक हो जाता है, डिस्पोटिक हो जाता है। ये हम देख लेते हैं। चलो, पर फीचर्स ऑफ न्यू कंजर्वेटिव रिजीम्स। पहला फीचर, कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब है मन चाहे तरीके से रूल करेंगे, हमें ना तो कोई सवाल कर सकता है, अगर कोई सवाल करेगा तो हम उसको मरवा देंगे, हमसे कोई सवाल नहीं कर सकता। दे डिड नॉट इवन टॉलरेट क्रिटिसिज्म। अगर कोई क्रिटिसिज्म कर दे, ठीक है, अगर कोई सरकार के बारे में बात बोल देगा, अगर कोई राजा की गवर्नमेंट के बारे में बात बोल देगा, तो ये बिल्कुल भी क्या नहीं करते थे, फिर उसको बर्दाश्त करते थे। डिसेंट एंड सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चनड द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। बोला अगर कोई क्रिटिसिज्म करता था तो ये टॉलरेट नहीं करते थे। अगर कोई डिसेंट करता था, डिसेंट मतलब विद्रोह करने की कोशिश करता था, राजा की गवर्नमेंट कुछ बात बोल रही है, मानने से इनकार कर दिया, ठीक है सर आप गलत कर रहे हो, आप ये नहीं कर सकते, आपने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया, आप ये नहीं बढ़ा सकते थे, तो ये बिल्कुल भी उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे। और अगर कोई बंदा कुछ ऐसी एक्टिविटी करता था जो क्वेश्चन करता था इन गवर्नमेंट को, तो ये कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। समझ गए कैसे बर्दाश्त नहीं करते थे? देखें, बोला इनमें से मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप। सेंसरशिप कर दिया, कंट्रोल लगा दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। किसको? टू लॉज, ऐसे ऐसे लॉज बना दिए टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर। बोल रहा है जो न्यूज़पेपर में क्या किया जा रहा है उसको भी कंट्रोल कर लिया, बुक्स में क्या क्या लिखा जा रहा है उसको भी कंट्रोल कर दिया, कौन कौन से प्लेज हैं, कौन कौन से सॉन्ग्स लिखे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की बुराई तो नहीं कर रहे? अगर गवर्नमेंट की बुराई कर रहे ठीक है भाई, पकड़ के लाओ, डालो जेल में, इसको लगाओ, इसके ऊपर कोई एक्ट लगाओ, इसके ऊपर कोई दफा। हमारे बारे में बात कर दी, किस तरीके से हमारे बारे में बात कर दी, ठीक है। चलो जी, तो ये राजा की गवर्नमेंट ऐसी ही होती है, डिक्टेटर गवर्नमेंट ऐसी ही होती है, समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी नहीं है कि लोगों के पास अधिकार है बोलने का, यहाँ पे नहीं है। ये न्यू कंजर्वेटिविज्म का फीचर है। सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड इन द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। हर वो बात जो फ्रीडम की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करता है, उसको इन्होंने क्या कर दिया? सेंसरशिप लॉ से सप्रेस करने की कोशिश की। यानी कि ये नया जो कंजर्वेटिव रिजीम बना 1815 के बाद में, ये बड़ा ही बुरा और बड़ा ही भयंकर बना। यहां पे अगर आप ये पिक्चर देख लें, ये पिक्चर आप देख लें, ये देखें, ये बड़े थिंकर्स बैठे हुए हैं, मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। दो यहाँ पे आपको पीछे इमेजेस भी देखने को मिलती है, दो इमेजेस भी देखने को मिल रही है, इमेज नंबर 1, ये इमेज नंबर 2, ठीक है। इसमें जो आपका कार्टून बनाने वाला बंदा है, आप देखें यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द कैरिकेचरिस्ट ट्राइंग टू डिपिक्ट। कैरिकेचरिस्ट मतलब कार्टूनिस्ट, जिसने ये कार्टून बनाया है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यहां पे आप देखेंगे बोला 1820 में ये इमेज जो है वो बनाई है, ठीक। यहां पे दो बातें आपको बोलता है, बोल रहा है साइलेंस इज फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी। आप लोगों को ये आपस में बात कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहला काम चुप रहना सीखना है, बिल्कुल आपको बोलना नहीं है, सरकार के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है। और बोलता है अगला, टू इवाइड द इवेंचुअलिटी वेयर बी अ मेंबर ऑफ दिस क्लब में सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच मजल शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स। बोल रहा है अगर फिर भी कोई बंदा नहीं रुक पाए और उसके मुंह से कुछ बात निकल जाए, इस चीज को रोकने के लिए जो भी इस सोसाइटी का मेंबर है उसको एक मजल दिया जाएगा, एक मास्क दिया जाएगा, एक मुंह की पट्टी दी जाएगी, वो पहले बांधेगा फिर इधर, ठीक है। तो मतलब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है क्या अब हमें बोलने भी नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हैं? तो ये कार्टूनिस्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका मुंह जो है वो पूरा का पूरा बंद कर दिया गया है। किसमें? न्यू कंजर्वेटिव रिजीम में। न्यू कंजर्वेटिव रिजीम कैसी थी? ऑटोक्रेटिक थी, ठीक है जी, डिस्पोटिक थी। उन्होंने सेंसरशिप लॉज लगा दिए, दे रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ प्रेस, दे रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म। इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया। ये सवाल आपको पूछा जाएगा। और बोल रहे इस न्यू कंजर्वेटिज्म को हाउ लिबरल्स रिएक्ट। लिबरल्स ने इसको कैसे रिएक्ट किया? देखो ये क्वेश्चन जो है फ्रेमिंग आपकी बुक में नहीं, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग मैंने आपके लिए की है, एज इट इज आपको पढ़ना है, यही क्वेश्चन है।
बोलते हैं एनसीईआरटी के बीच से क्वेश्चन निकलते हैं, सीबीएसई की बुक से बीच से क्वेश्चन निकलते हैं, तो ये बीच से ही क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलो, वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट, वो जो लिबरलिज्म की बात कर रहे थे, जो नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला, और किसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, बोला फ्रीडम ऑफ द प्रेस लोगों को नहीं मिल रही है, लोगों को बोलने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है जी, चले जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नाउ अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है, और सर आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं सर उनके भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं ये आने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम में, ताकि हम अपने बोर्ड्स में 100% रिजल्ट ला सके, सर ये हमें कहां से मिलेगा? दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, नोबल करियर क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे आप जाके क्लास 10th का कोर्स जो है उसमें एनरोल कर सकते हो। एक छोटी सी फीस है, वहां पे आप देख लेना कितनी है, उसको आपको ज्वाइन करना है, और उसके अंदर ये सारे सारे नोट्स आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों नंबर भी दिया गया है, समझ गए, और नंबर पे भी कॉल करके आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।